अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीखी नावल बरके कलीसा किस्त नंबर 15। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक रोज हिशाम बिन इदरीस भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर खुशियां और आंखों में एक नई और अनोखी चमक थी। हिशाम बिन इदरीस को देखते ही घर के सारे इसके गिर्द जमा हो गए थे। हिशाम बिन इदरीस थोड़ी देर तक अपनी खुशियों पर काबू पाता अपने सामने खड़े अपने बाप इदरीस और चचा अदी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हमारी बस्ती के निवाम में अमीर याकूब अल मंसूर ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया है। लश्कर में अहमद बिन सईद और कराकूश भी शामिल है। मैंने मगरिब की नमाज इनके लश्कर में ही अदा की है। हमारी बस्ती के सारे लोग लश्कर को खुश आमदीद कहने के लिए बस्ती से बाहर जमा हो गए थे। बस्ती के लोगों ने अमीर याकूब अल मंसूर के पीछे ही नमाज अदा की। मैंने अहमद बिन सईद और कराकूश से मुलाकात की, बल्कि मेरी खुशी है कि अमीर याकूब अल मंसूर ने भी मुझे शर्फ मुलाकात बख्शा। अमीर याकूब अल मंसूर ने मुझे कहलाकर भेजा है कि वो अपने चंद सालारों और लश्कर के काजी के साथ इशा की नमाज के बाद हमारे घर आएंगे और कराकूश और मुरीना के निकाह का एहतमाम करेंगे। क्या आप लोग इस सिलसिले में कोई एतराज है? हिशाम के इस इंकिशाफ पर इदरीस और अदी दोनों भाइयों ने खुशी और हैरत के मिले जुले अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। इसके बाद इदरीस ने अपने बेटे हिशाम को मुखातिब किया, हिशाम मेरे बेटे, इस सिलसिले में हमें क्या एतराज हो सकता है? मैं समझता हूँ कि यह हमारे सारे खानदान ही नहीं बल्कि हमारी पूरी बस्ती के लिए एक बहुत बड़ी सादत और खुशबख्ती है कि अमीर याकूब अल मंसूर बजाते खुद हमारी बेटी मुरीना और कराकूश के निकाह का एहतमाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें सबके ताम का बंदोबस्त करना चाहिए। इस पर हिशाम बोल पड़ा, ऐ मेरे बाप, आपको कुछ ना करना पड़ेगा, इसलिए कि अमीर याकूब अल मंसूर ने मुझे ताकीद करके भेजा है कि किसी किस्म का तकल्लुफ का एहतमाम न किया जाए। अमीर ने कहा था कि वो अपने सालारों के साथ रात का खाना खाकर आएंगे। मैंने अमीर से गुजारिश की थी कि जब मुरीना और कराकूश की शादी हो जाए तो कराकूश को यही क्याम की इजाजत दे दी जाए, जिसके जवाब में अमीर याकूब अल मंसूर ने नहायत फराखदिली का मुजाहरा करते हुए मेरी बात तस्लीम कर ली थी। अब यह सारा मामला कुछ यूं होगा कि आज रात कराकूश और मुरीना की शादी हो जाएगी। अमीर अल मंसूर अपने लश्कर के साथ सिर्फ 2 दिन यहाँ क़याम करेंगे, इसके बाद वो करतबा की तरफ कूच कर जाएंगे। हिशाम जब खामोश हुआ तब इसकी बहन खरीता ने इसे मुखातिब किया, मेरे भाई, आपने हमें एक अच्छी खबर दी है, पर हम आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप हमें पुर्तगाल के बादशाह सैंकू के साथ जंग के हालात न बताएंगे? आप अमीर याकूब अल मंसूर के लश्कर से लौट रहे हैं, लेकिन आपने वहां कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। अपनी बहन खरीता के इस सवाल पर हिशाम बिन इदरीस मुस्कुराए फिर कहने लगा, आओ दीवान खाने में बैठते हैं, वहां मैं तुम्हें जंग के पूरे हालात बताता हूँ, इसलिए कि मैं लश्कर में कुछ अहमद बिन सईद और कराकूश के पास बैठा हूँ। अहमद ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कराकूश ने मजे ले लेकर जंग के सारे हालात मुझे कह दिए हैं। हिशाम के कहने पर सब दीवान खाने में बैठ गए। इसके बाद हिशाम ने पुर्तगाल के बादशाह और अमीर याकूब अल मंसूर के दरमियान होने वाली जंग के हालात पूरी तफसील के साथ सुना दिए। जब वो अहमद बिन सईद और बरके कलीसा के मुकाबले के हालात सुना रहा था तो इदरीस और अदी की गर्दनें फखर से तन गई थी। गरीता बेचारी रो रही थी, इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। ताम इसके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे इसमें दूर दूर तक खुशियां खुशियां पिन्हा हैं। गरीता की आंखों में आंसू देखते हुए हिशाम फिक्रमंद हो गया था। फिर इसने गरीता को मुखातिब किया, गरीता मेरी बहन, ये तो खुशी की बात है और मैं देखता हूँ कि तुम रो रही हो। गरीता ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ कर ली तो अपने भाई को मुखातिब किया, ए मेरे भाई, कसम उस मालिक की जो सत्तारुल उयूब है, ये खुशी के आंसू हैं। बरके कलीसा को किसी ने आज तक अपने सामने नीचा नहीं दिखाया और ना किसी ने इसे शिकस्त दी। वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर ख्याल करने लगी थी। मुसलमानों को इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। आपने जो बताया कि अहमद बिन सईद ने इसे इनफरादी जंग में जेर करके और बालों से पकड़कर फजा में मुअल्लक कर दिया, ये खबर मेरे लिए ऐसी खुशी, ऐसे इत्मीनान की थी कि मैं इस खुशी को जब्त न कर सकी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ क़याम के दौरान मेरी मुलाकात अहमद बिन सईद से हुई। बरके कलीसा को इस तरह जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर मैंने मुबारकबाद जरूर दूंगी। गरीता की इस बात से सारे खुश हो गए। फिर गरीता के बाप ने इसे मुखातिब किया, मेरी बेटी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। आज ईशा के बाद जब कराकूश और मुरीना का निकाह होगा तो इस निकाह में यकीनन अहमद बिन सईद भी शामिल होगा। इस मौका पर तुम्हें अहमद बिन सईद से मिलने की इजाजत है। सुन मेरी बच्ची, मैं और घर के दूसरे अफराद तुम्हें इजाजत दे चुके हैं कि दिन और रात के किसी भी हिस्से में तुम अहमद बिन सईद से मिल सकती हो। अब आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल करने की तैयारी करते हैं। सब दीवान खाने से निकल गए थे। अमीर याकूब अल मंसूर अदी और इदरीस की हवेली में दाखिल हुए तो इनके साथ अहमद बिन सईद, कराकूश, काजी इमादुद्दीन के अलावा छोटे सालार भी थे। इदरीस, अदी और हिशाम के अलावा
گھر کے دیگر افراد نے امیر یعقوب المنصور دیگر افراد کا شاندار استقبال کیا، جس میں باری باری امیر یعقوب المنصور نے ادریس اور عدی سے مصافحہ کیا۔ تب ادریس نے امیر یعقوب المنصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر محترم، یہ میری اور میرے بھائی کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اپنے سالاروں اور معززین کے ساتھ ہماری حویلی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ میری بیٹی مرینہ کی بھی خوش قسمتی ہے۔ قسم خدا لا شریک کی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی مراکش اور اندلس کے حکمران امیر یعقوب المنصور میری حویلی میں داخل ہو کر ہماری عزت افزائی کا باعث بنیں گے۔ امیر یعقوب المنصور کے بعد ادریس، عدی اور ہشام نے سب سے پرجوش مصافحہ کیا۔ یہ ایک شاندار استقبال تھا جو امیر یعقوب المنصور کے ساتھی کو پیش کیا گیا اور ان کو دیوان خانے میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر تک امیر یعقوب المنصور، عدی اور ادریس دونوں بھائیوں سے گفتگو کرتے رہے۔ پھر قاضی عماد الدین نے کراکوش اور مرینہ کا نکاح پڑھا دیا۔ ہلکی سی ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے بعد امیر المنصور نے ادریس، عدی اور ہشام تینوں کو اپنے قریب بلایا اور ان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، عزیزو، یہ صرف تمہاری ہی خوش قسمتی نہیں کہ میں اور میرے ساتھی تمہاری حویلی میں آئے، بلکہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ میرے سالار کراکوش کو مرینہ کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے کراکوش کو اپنا بیٹا بنایا۔ اب چونکہ کراکوش اور مرینہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں، تو میں تم تینوں سے یہ کہنا پسند کروں گا، جیسا کہ مجھے ہشام نے اپنے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کراکوش یہیں آپ کی حویلی میں مرینہ کے ساتھ رہے گا، میں اور احمد بن سعید اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے کرتبہ کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ لشکر کے اندر کافی ایسے ساتھی ہیں جو ابھی تک بیمار ہیں، اس لیے پرتگال میں اپنے لشکر کے اندر وبا پھوٹ پڑی تھی، اس سے بچنے کے لیے میں اپنے لشکر کو کرتبہ لے جا رہا ہوں۔ وہاں جو بیمار ان کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں پرتگال کے حکمران کے خلاف ایک بار پھر حرکت پہ آؤں گا۔ جب ہمیں پرتگال کا رخ کرنا کا ہوگا تو کراکوش کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے اصلاح عمل کے خلاف آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہو تو بولیں۔ امیر کی اس گفتگو کے جواب میں کچھ دیر تک سب آپس میں صلاح اور مشورہ کرتے رہے۔ پھر ادریس نے امیر یعقوب المنصور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر محترم، پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرینہ میرے بھائی عدی ہی کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، میرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اپنی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا سمجھا، اور ایسا میرا بھائی عدی بھی سمجھتا ہے۔ مرینہ کراکوش کے ساتھ بیاہ دینا ہماری بڑی عزت افزائی ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا ہمیں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہنا۔ لمحہ بھر کے لیے امیر یعقوب المنصور مسکراتا رہا، باری باری ان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں اپنے پہلو میں بیٹھی احمد بن سعید کی طرف جم گئی۔ احمد بن سعید کی طرف دیکھتے ہوئے امیر نے فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر ادریس کو مخاطب کرتے ہوئے امیر یعقوب المنصور بول پڑا، کیا ایسا ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کی اپنی بیٹی غریتا سے مل سکوں؟ یہاں نہیں، میں اس سے علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں۔ ادریس اور ہشام فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادریس نے اپنے بھائی عدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، عدی میرے بھائی، تم یہی بیٹھو، میں اور ہشام دونوں امیر کو غریتا کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہشام تم جاؤ، ساتھ والے کمرے میں غریتا کو لے کر آؤ۔ ہشام باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اپنے باپ کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ادریس اور امیر یعقوب المنصور کو لے کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر غریتا ایک نشست پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب اس نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ امیر یعقوب المنصور کو آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امیر یعقوب المنصور نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سامنے نشست پر امیر خود بیٹھ گیا۔ پھر اس نے غریتا کو مخاطب کیا۔ ادریس اور ہشام دونوں نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن ہاتھ کے اشارے سے امیر نے انہیں روک دیا اور اپنے قریبی بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ پھر کمرے میں امیر یعقوب المنصور کی آواز گونجی تھی، غریتا میری بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ تم احمد بن سعید کو پسند کرتی ہو۔ میری بیٹی، میں تمہاری اس پسند کی بھی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ تم تعریف کے بھی قابل ہو، بلکہ یہ جانو کہ میں امیر یعقوب المنصور تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر میرے سالار احمد بن سعید کا چناؤ کیا۔ میری بیٹی وہ ایک بے مثال انسان ہے، یوں جانو اس کے ذمے ایک کام ہے۔ اس کام کی ادائیگی کے بعد میرے اللہ نے چاہا تو تم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہو گے۔ میری بیٹی، اب میری نگاہوں میں تمہاری حیثیت احمد بن سعید کی منصوبہ کی سی ہے۔ میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ احمد بن سعید بھی تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ میری بیٹی، صبر کا پھل خداوند قدوس سے بڑا اعلیٰ اور عرفہ ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس اذیت سے گزر رہی ہوگی، کیونکہ کراکوش اور مرینہ کی شادی کر دی گئی ہے۔ امیر یعقوب المنصور کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ غریتا بیچ میں بول پڑی تھی، امیر محترم، میں کسی بھی کرب سے نہیں گزر رہی۔ میری احمد بن سعید کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس گفتگو کی اجازت میرے ماں اور باپ نے اور میرے بھائی نے دی تھی۔ میرے باپ، میری ماں اور میرے بھائی نے مجھے احمد بن سعید سے منسوب کر چکے ہیں۔ امیر محترم، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کی ساتھی بننے کے انتظار میں کر محسوس کر رہی ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جب تک وہ اپنے مقدس فرض سے سبکدوش نہیں ہو جاتے، میں اس وقت تک بخوشی ان کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ اگر یہ فرض کی ادائیگی برسوں تک ہو سکتی ہے
तब भी अमीर मोहतरम, मैं बड़ी खुशी से इंतजार के लम्हात गुजारूंगी। मुझे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई अजियत और कोई कर्ब ना होगा। जब तक गरीता बोलती रही, अमीर इसकी तो धीमी धीमी मुस्कुराहट में देखता रहा। फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कह उठा, गरीता मेरी बेटी, मैं यही कुछ तुमसे कहना चाहता था और तुम्हारे ख्यालात जानकर मुझे बेहद खुशी और इत्मीनान और सुकून मिला है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अहमद बिन सईद यकीनन तुम्हें खुश रखेगा। वो एक जिंदा दिल और फराख तबीयत का नौजवान है। जहाँ मैं जंगों में इसके किरदार पर फख्र महसूस करता हूँ, वहाँ आम जिंदगी में भी इसका रवैया काबिल रश्क है। इसके साथ ही अमीर याकूब मंसूर इस कमरे से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ हो लिया। दरवाजे के करीब जाकर अचानक इदरीस ने अमीर याकूब अल मंसूर से सरगोशी की। अमीर मोहतरम, गरीता अलहदगी में अहमद बिन सईद से कुछ कहना चाहती थी। आपको इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं तो मेरे ख्याल में इनफरादी जंग में जो अहमद बिन सईद ने बरके कलीसा को ज़ेर किया, गरीता इस सिलसिले में शायद गुफ्तगू करना चाहती है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं अहमद बिन सईद को यहाँ इस कमरे में भेज दूँ। जवाब में अमीर अल मंसूर ने हल्का सा कहका लगाया। फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, इदरीस में जान, तुम कैसी गुफ्तगू करते हो? अहमद बिन सईद से सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं, मेरे लश्कर का सालार और मेरा बेटा ही नहीं, बल्कि अब वो तुम्हारा बेटा भी है। तुमसे रिश्ता है, इसे गरीता से मंसूब कर चुके हो, लिहाजा इस सिलसिले में तुम्हें मुझसे पूछने या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अमीर याकूब अल मंसूर का जवाब सुनकर इदरीस मुतमईन हो गया था। फिर तीनों दीवान खाने में दाखिल हुए। इदरीस अहमद बिन सईद के करीब आया, झुका, इसके कान में सरगोशी की। अहमद मेरे बेटे, जरा साथ वाले कमरे में जाओ, गरीता तुमसे कुछ कहना चाहती है। अहमद बिन सईद चुपचाप अपनी जगह से उठा और कमरे से निकल गया। जब वो साथ वाले कमरे में दाखिल हुए तो गरीता ने अपनी जगह से उठते हुए अपने चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट बखेरते हुए अहमद बिन सईद का इस्तकबाल किया था। गरीता ने अहमद बिन सईद को अपने सामने बैठने के लिए कहा था, जिस पर अहमद बिन सईद चुपचाप आगे बढ़ा और गरीता के सामने जाकर बैठ गया था। फिर कमरे में अहमद बिन सईद की हल्की सी आवाज सुनाई दी थी, गरीता, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तुम मुझसे कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ तुमसे मिलने के लिए भेजा है। गरीता मुस्कुराते हुए कह उठी, मुझे आपसे कोई शिकवा न गिला। हाँ, आपसे मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। अपने माँ बाप की इंतहा दर्जा की ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ मंसूब किया है। अब इस दुनिया में आप ही तो एक ऐसी हस्ती हैं जिससे मैं अपने दिल की बात कह लूँ, गम और खुशी के जज्बात का इजहार भी कर सकती हूँ। आप फिक्रमंद ना हो, मैं आपकी कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहती थी कि आपने इनफरादी जंग में बरके कलीसा को बदतरीन शिकस्त दी और इसे अपने सामने ज़ेर किया। बरके कलीसा इन इलाकों में नाकाबिले तस्खीर ख्याल की जाती थी। हिशाम भाई बता रहे थे कि इनफरादी मुकाबले के दौरान न सिर्फ ये कि आपने इसे ज़ेर किया, बल्कि इसे खूब जलील भी किया। बालों से पकड़कर इसे आपने फजा में बुलंद किया था। बस मैं आपकी इस कारगुजारी पर आपको मुबारकबाद देना चाहती थी। गरीता, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। बरके कलीसा को अपने सामने नीचा दिखाना ये जानों मेरे फ़राइज़ में से एक था। मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो बरके कलीसा को अपने अज़ाइम में नाकामी, नामुरादी और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि अमीर याकूब मंसूर को इसके मुखबरी इतला दे चुके हैं कि बरके कलीसा और इसके चचा यानी पुर्तगाल के हुक्मरान सैकू ने यह ऐलान कर दिया है कि इनफरादी मुकाबले में आइंदा जो भी मुझे ज़ेर करेगा, बरके कलीसा को इससे ब्याह दिया जाएगा। मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो बरके कलीसा के चचा सैकू को इनके इस इरादे में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गरीता इस गुफ्तगू का जवाब देना चाहती थी कि ऐन इसी लम्हा दरवाजे पर गरीता का बाप इदरीस नमूदार हुआ। इसे देखते ही अहमद बिन सईद और गरीता अपनी जगह से उठ खड़े हुए। फिर अहमद बिन सईद ने इदरीस को मुखातिब किया, आप अंदर आ जाइए। गरीता मुझे बरके कलीसा को ज़ेर करने पर मुबारकबाद देना चाहती थी, सो वो ये दे चुकी। इदरीस मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, दोनों को बैठने के लिए कहा। खुद भी वो अहमद बिन सईद के पहलू में बैठ गया। फिर अहमद बिन सईद ने इदरीस को मुखातिब किया, मैं और कराकुश दोनों आपके ममनून और शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने घर में इतनी अहमियत दी और कराकुश को अपनी प्यारी भतीजी मोरीना से ब्याह दिया। मैं खुद भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने गरीता से मुझे मंसूब किया। हम तीनों ने अभी तक इस दुनिया में गमों से भरी हुई जिंदगी बसर की है। आपने जो हमें इज्जत दी है, इसमें हमारे माजी के गमों पर एक पर्दा डाल दिया है। जिस मकसद के तहत मैं गरीता के साथ शादी कर सकता था, वो काम मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अहम है। कुछ लोग यूं जाने हमारी सोचों की सारी सच्चाई, हमारी उम्रों की कुल कमाई छीन चुके हैं। बस इन्हीं लोगों से हमें निपटना है। वो लोग कौन है, कहाँ है, इसकी तफसील तो फिल वक्त नहीं कह सकता, पर जिस काम की तकमील के बाद मुझे गरीता को अपनाना है, इस काम में मैं खुद और मेरा साथी शोबान ज्यादा मुलविस है। और हम दोनों ने ही इस काम की तकमील से पहले अपनी हर खुशी को ठुकराने की कसम खाई थी। ऐसी ही कसम कराकुश भी उठाना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया था। कम अज कम हम तीनों में से एक तो ऐसा हो जो आज़ाद जिंदगी बस कर सके। मेरे मोहतरम, हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो भूल चेहरों को नोहागर चांदनी
शबनम के कत्ल को अजीज का शौक बनाने का फन जानते हैं। मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो ऐसे लोगों को हम कुदरत का कानून बनकर वारिद होंगे। हम इन पर साबित करेंगे कि मकाफात अमल भी कोई चीज होती है। मैं एक बार फिर आप और आपके भाई का शुक्रगुजार हूं कि आपने हम जैसे बेकार लोगों को इस कदर इज्जत अफजाई से नवाजा। अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू से गरीता उदास और अफसरदा हो गई थी, रो देने वाली थी। इतने में अहमद बिन सईद बोल पड़ा, आपने कराकूश को मुरीना से ब्याह कर और गरीता को मुझसे मंसूब करके गोया हम पर एहसान कर दिया है। खुदावंद ने चाहा तो हम आप और आपके भाई के इस एहसान के कदरदान रहेंगे। गरीता अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू में वाकई रो दी थी। इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू को इदरीस में युजान बड़े गौर और इन्हिमाक से सुनता रहा। जब वो खामोश हुआ तब इदरीस बोल पड़ा, सुन मेरे बेमिसल और जिंदा दिल बेटे, तुम लोग तो हमारे लिए जुल्म की स्याह अंधेरों में इंसानियत का विजदान का नीलम, फलाकत ज़दा ज़हनों में नगमों का गोहर और बेबस जिंदगी की सातों में अंजुम रोशन की शुआओं की मानिद हो। हमने तुम पर एहसान नहीं किया मेरे बेटे, कराकूश ने मुरीना और तुमने मेरी बेटी गरीता को कबूल करके गोया हम पर एहसान किया है। मेरी बेटियों जैसी तो आम मिल जाती हैं, पर तुम जैसे मुजाहिद बेमिसल तेजन जिन्होंने अपनी मिल्लत और अपनी कौम की सरबुलंदी का तहैया कर रखा हो, मेरे फर्जंद ऐसे जवान मिलते ही नहीं नायाब हैं। क्यों ना तुम्हारे साथ इस तल्लुक और राब्ते को अपने लिए खुशबख्ती ख्याल करें। इस उदास मौजू को छोड़ दो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था कि अमीर याकूब और मंसूर लश्कर के साथ यहाँ से करतबा की तरफ कूच कर जाएंगे। कराकूश अपनी बीवी मुरीना के साथ यही क्याम करेगा। अमीर का भी यही फैसला है, जब इसकी जरूरत हो इसे लश्कर में बुला लिया जाएगा। तुम्हारे मुतल्लिक अमीर और मंसूर फैसला दे चुके कि तुम लश्कर के साथ करतबा जाओगे। मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि जब तक कराकूश यहाँ क्याम करता है तुम भी यहीं इस हवेली में क्याम करो। अगर तुम ऐसा करो ये मेरी खुशबख्ती का बाइस होगा। इस सिलसिले में तुम अमीर याकूब मंसूर से बात करो, मेरा ख्याल है वो तुम्हें यहाँ क्याम करने की इजाजत दे देंगे। इदरीस में युजान की इस गुफ्तगू पर अहमद बिन सईद थोड़ी देर मुस्कुराता रहा, फिर एक भरपूर नजर अपने सामने बैठी गरीता पर डाली और इदरीस को मुखातिब किया, मैं आपकी इस पेशकश पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ क्याम नहीं करना चाहता। अब आप ये सोचेंगे कि मैं क्यों यहाँ नहीं ठहरना चाहता तो मैं कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा, इसकी असलियत आप पर जाहिर कर दूंगा। इसलिए कि अगर मैंने यहाँ क्याम किया तो गरीता की मोहब्बत मुझे मेरे मकसद से दूर कर देगी, जिसकी तकमील के बाद मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। लिहाजा मेरा यहाँ से लश्कर के साथ करतबा चले जाना ही बेहतर है। मैं अपने इस मकसद को जिंदा रखना चाहता हूँ जो मैंने अपने सर लिया है और जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। इसके साथ ही अहमद बिन सईद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इदरीस और गरीता भी खड़े हो गए। कमरे से निकलकर बरामदे में आए। गरीता दूसरे कमरे की तरफ चली गई। अहमद बिन सईद और इदरीस उस जगह आए जहाँ अमीर अल-मंसूर दूसरे लोगों के साथ बैठे थे। थोड़ी देर तक वहां बैठकर गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद अमीर अल-मंसूर और अहमद बिन सईद अपने साथियों को लेकर वहां से चले गए। कराकूश ने वहीं क्याम कर लिया था। 2 रोज बाद अमीर याकूब अल-मंसूर और अहमद बिन सईद अपने लश्कर को लेकर अशबेलिया से करतबा की तरफ कूच कर गए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बेमिसल मुजाहिदों की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।